पुराना वाला लैपटॉप ही लगाना। ये चैप्टर नंबर 20। पेज नंबर 521, 22, 23। पेज नंबर 523 निकालें। पेज नंबर 523 पे लिखा हुआ है रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर 6 years। रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को, यही है, रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स को 6 साल तक संभाल के रखना है। पढ़ें जी। अ पर्सन शेल रिटेन डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स मंथ टू विच दे रिलेट। तो लिखें मार्च 2024 के रिकॉर्ड, लिखें मार्च 2024 के रिकॉर्ड, बताएं जी कब तक संभाल के रखने हैं? 31 मार्च 30 तक। मार्च 2024 के रिकॉर्ड कब तक संभाल के रखने हैं? 31 मार्च 30 तक। पानी डालना। तो रिकॉर्ड्स को अगले 6 साल तक संभाल के रखना है। हाँ, एक सिनेरियो ऐसा बन सकता है, अगर कोई फाइनल डिसीजन हो, प्रोसीडिंग पेंडिंग हो जाए, असेसमेंट हो जाए, अपील हो जाए, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाए। असेसमेंट का मतलब है टैक्स वाले आपको चेक कर रहे हैं, अपील का मतलब है आपने किसी के खिलाफ अपील कर दी है, और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब है कि आप इस मसले को कहीं और हल करवाने लेकर जा चुके हैं। तो ऐसी सूरत में ये 4 सिनेरियोज ऐसे बनते हैं कि अगर 6 साल के बाद भी आपको रिकॉर्ड संभाल के रखने पड़े तो आपको ये रिकॉर्ड संभाल कर रखने चाहिए। आप होते कौन है रिकॉर्ड ना संभालने वाले? आप जरा मिलें तो सही किसी दिन, फिर देखें आपके साथ क्या होती है। अच्छा जी, इधर उधर की बातें ना करें और काम करें। ओके, चैप्टर 20 ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऑडिट ऑफ सेल्स टैक्स अफेयर्स, पेज 524, ड्राइंग ऑफ सैंपल्स। अगर कभी टैक्स वालों को जरूरत पड़े तो टैक्स पेयर को ही ले जाएं, इससे बड़ा सैंपल और कौन सा है। अगर कभी टैक्स वालों को जरूरत पड़े तो आएंगे आपके प्रेमिसेस में और आकर आपकी चीजों के, आपकी प्रोडक्ट्स के सैंपल ले लेंगे। हाइब्रिड में दूसरी रो में किताब खोलने सीए करना, तो वेयर एनी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू रिक्वायर्स अ सैंपल ऑफ एनी गुड्स, उसको चीजों का सैंपल चाहिए फॉर डिटरमिनिंग टैक्स लाइबिलिटी। केमिकल्स बेच रहे हैं आप, जो भी बेच रहे हैं उसका सैंपल चाहिए फॉर एस्टेब्लिशिंग देयर वैल्यू और फॉर एनी अदर रीजन। तो ही मे रिमूव अ मन भर क्वांटिटी, एक मन लेके चला जाए, नहीं, कम से कम क्वांटिटी, फॉर इनेबलिंग प्रॉपर एग्जामिनेशन। अच्छा, इतना छोटा भी ना हो कि घर जाकर ढूंढ रहा हो किस जेब में डाला था, इतना तो लेके जाएं कि प्रॉपर एग्जामिनेशन उसकी हो सके। सैंपल बता के लेके जाएं या कमिश्नर चोरी कर ले, चुप करके जेब में डाल ले? चोरी कर ले। वाइल टेकिंग सैंपल पर्सन इन पोजेशन इन गुड्स शेल नॉट बी इन्फॉर्म्ड, आपको नहीं बताया जाएगा, चोरी करके ले जाएंगे सैंपल। शेल बी, ओके। एंड एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन, और आपको एक मौका दिया जाएगा टू साइन द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सो ड्रॉन। एंड एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू टैक्स पेयर टू साइन द सैंपल। जब सैंपल जा रहा होगा आपके पास से तो आपने उससे क्या करना है? साइन करना है। सो ड्रॉन का क्या मतलब है? जो सैंपल वो लेके जा रहे हैं। एंड टेक अ कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल फॉर हिज ओन रिकॉर्ड,
and taxpayer will take a corresponding sample for his own record. और टैक्स पेयर अपने लिए, पॉज करना, और टैक्स पेयर अपने लिए, और टैक्स पेयर अपने लिए एक उससे मिलता जुलता सैंपल संभाल के रखेगा। असल में दो सैंपल होंगे ना, एक सैंपल तो वो लेके चले जाएंगे जिस पे आपके साइन हुए होंगे, एक मिलता जुलता सैंपल अपने रिकॉर्ड में संभाल के रख लीजिएगा ताकि जब वो वापस लाए तो पता चल सके जो लेके गया था वही लेके आया है या नहीं। तो कितने सैंपल बनेंगे? 2। सैंपल शेल बी टेकन अगेंस्ट अ प्रॉपर रसीद, सैंपल की रसीद बनेगी, एंड द कॉपी ऑफ द रसीद शेल बी केप्ट इन द रिकॉर्ड बाय द टैक्स पेयर एंड द बड़ा टैक्स का दफ्तर और छोटा टैक्स का दफ्तर। एलटीयू का मतलब लिख लें लार्ज टैक्स पेयर यूनिट, एलटीयू का मतलब लिख लें लार्ज टैक्स पेयर यूनिट। और आरटीओ का रीजनल टैक्स ऑफिस, आरटीओ का मतलब लिख लें रीजनल टैक्स ऑफिस। एलटीयू का मतलब लार्ज टैक्स पेयर यूनिट और आरटीओ का रीजनल टैक्स ऑफिस। तो सैंपल के अगेंस्ट प्रॉपर रसीद बनेगी। चलें जी, ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट, जो जानने वालों के दरमियान, रीजनल टैक्स ऑफिस, जो जानने वालों के दरमियान ट्रांजैक्शन होगी वो फेयर वैल्यू पे होनी चाहिए, वरना तो एसोसिएट को आप सस्ती चीज़ बेच देंगे। द कमिश्नर और ऑफिसर मे इन केस ऑफ अ ट्रांजैक्शन बिटवीन जानने वाले डिटरमिन द ट्रांसफर प्राइस, डिटरमिन द ट्रांसफर प्राइस। आमतौर पर ये ट्रांसफर प्राइस क्या होगी? फेयर वैल्यू। To reflect the fair value of the sale in an arm's length transaction. आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन वो नहीं होती जो जानने वाले से हो, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन वो होती है जो अनजान से हो। अनजान से जो ट्रांजैक्शन होती है ना, उस तरह एज्यूम कर लेना इसको। तो अनजान से तो किस पे होती है? फेयर वैल्यू पे। आप बैठे हुए थे, आपकी दुकान पे नेपोलियन आ गया, तो नेपोलियन तो आपका अनजान है, तो उससे किस पे डील करें? फेयर वैल्यू। आप बैठे थे, आपकी दुकान पे साथ वाला आ गया, उसकी जान ले लेंगे या मार्केट से सस्ता बेचेंगे? जान ले लेंगे। छोड़ दें इसको जिन्होंने बोले ना जान ले लेंगे, ऐसे दोस्त से। अच्छा, द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन ऑफिसर प्रेस्क्राइब रूल्स फॉर दिस पर्पस। तो इसका मकसद बस यही है यार कि एसोसिएट्स की ट्रांजैक्शन को किस पे ले आए? फेयर वैल्यू पे। भाई ये हाईलाइट करें साथ वाली किताब पे और अपना काम आगे चलाएं। आज कितने बजे आ जाएंगे आप? 1:50 कर लें, चलें पोचपन कर लें, एक पोचपन पे आ जाइएगा इंशाल्लाह दोपहर को। एक हम वेल्थ स्टेटमेंट बनाएंगे आज और एक को न्यूमेरिकल कर लेंगे। रिटर्न, हर रजिस्टर्ड बंदे को ये चाहिए कि वो फर्निश करे ड्यू डेट तक ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट रिटर्न इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म अप टू द 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द मंथ। 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ मंथ कौन सा हुआ है? मार्च। तो फिर नेक्स्ट मंथ कौन सा है? अप्रैल की किस तारीख तक? टू अ डेजिग्नेटेड बैंक और अदर ऑफिस स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, किसी बैंक में या ऑफिस में जमा करवा दें। अच्छा, अपना इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आ गई हुई है तो ये बैंक वगैरह में जमा नहीं कराते। रिटर्न में क्या लिखा होगा? टायर कितने खरीदे, गाड़ियां कितनी बेची, कितना टैक्स बनता था और कितना पे किया, सच अदर इंफॉर्मेशन। अच्छा, बोर्ड अगर चाहे तो किसी भी बंदे को या क्लास ऑफ पर्सन को कह सकता है कि रिटर्न क्वार्टरली जमा कराओ। रिटर्न क्या जमा करवाओ? क्वार्टरली जमा करवाओ। ये क्वार्टरली होगी इंस्टेड ऑफ मंथली। यू विल फाइल क्वार्टरली, लिखें
अब 12 रिटर्न्स जमा कराएंगे या साल की सिर्फ 4? एक जुलाई अगस्त सितंबर की, एक अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, एक मार्च की और एक अप्रैल मई जून की। इंस्टेड ऑफ मंथली यू विल फाइल क्वार्टरली। बोर्ड में require any class of person to submit return on quarterly basis, लेकिन बोर्ड में require any person to submit return annually, सालाना भी जमा करानी पड़ सकती है, बट इट इज इन एडिशन टू मंथली, और ये इंस्टेड ऑफ नहीं है। ये क्या है? अब ये 12 महीने की 12 रिटर्न्स भी जमा करवाएगा और एक साल की भी जमा करवाएगा, या 4 भी जमा करवाएगा और एक इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी बंदे को कह सकता है कि फाइल करो अपनी ओवर ड्यू टैक्स रिटर्न। ओवर ड्यू कौन सी हुई रिटर्न होती है? जो ड्यू डेट पे जमा करवाई या ड्यू डेट पे जमा नहीं करवाई? ड्यू डेट पे जमा करा दें तो ड्यू डेट पे जमा हो गई, वरना ओवर द इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर कैन रिक्वायर अ पर्सन टू फाइल ओवर ड्यू रिटर्न विद इन 15 डेज ऑफ नोटिस। कितने दिन में जमा करानी पड़ेगी? और विद इन लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड। काट दें ये। द नोटिस में बी इशूड विद इन 15 year of tax fraud cases and 5 years for all other cases। टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन कोई पढ़ी थी हमने? पता नहीं, देख लीजिएगा। अगर कोई नहीं पढ़ी हुई तो टैक्स फ्रॉड एक जुर्म होता है। टैक्स फ्रॉड अगर साबित हो जाए, अगर उसकी डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ी तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। बस टैक्स फ्रॉड की फिर कोई डेफिनेशन होगी। अगर फ्रॉड साबित हो जाए, जिसको आप कहते हैं फ्रॉडिया निकला, अगर फ्रॉड साबित हो जाए तो 15 सालों की मांग सकते हैं। और अगर फ्रॉडिया ना हो, ऐसे बेचारे से कोई रह जाता हो, कभी कुछ हो गया हो, तो फिर ऐसी सूरत में कितने साल होगी? क्योंकि अभी हमने ताज़ा पढ़ा है कि 6 साल के रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं, तो बस वो एहतियातन संभाल के रखने हैं। पिछले 5 सालों के रिटर्न मांग सकते हैं उससे। तो जो बंदा रिटर्न जमा ना कराए उससे पिछले कितने सालों की मांगी जा सकती है? फ्रॉडिया तो 15 सालों की, वरना और इनकम टैक्स में भी था, लेकिन उसमें कुछ और था। उसमें था कभी आता है कभी नहीं आता, तो पिछले 5 साल की, और कभी भी नहीं आ रहा पिछले 5 साल से, तो पिछले 10 साल। हाँ जी, फ्रॉड अब उसने नहीं बताया ना। अगर डेफिनेशन नहीं है तो हमें क्या बताऊंगा फ्रॉड क्या होगा फिर। 15 years from fraud cases and 5 years for all other cases from the end of the financial year in which the return was due। अच्छा जी, फ्रॉड का केस है मार्च 2012 का। अब मुझे बताएं कि इसकी रिटर्न नॉट फाइल्ड ओवर ड्यू हो गई। रिटर्न नॉट फाइल्ड स्लैश ओवर ड्यू। आंसर दें जी, हाथ खड़ा करके माय डियर, हाथ खड़ा करके। 30 जुलाई 2027 तक। और कोई हाथ खड़ा करे? गलत। और कोई हाथ खड़ा करे? 30 जून 2027। और कोई? "15 years from the end of financial year in which the return is due"। रिटर्न इज ड्यू कब है? 15 मार्च 2012। इस साल का एंड बताएं, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 30 जून 12। 30 जून 12। ओ यार 12 इसका एंड, 13 कहां से? लंबी छलांगे लॉन्ग जंप मारता था बचपन में ये, इसको छोड़ें आप। 30 जून 12। अब यहां से 15 साल गिने, नोट कर लो।
गिनना कहां से शुरू करना है? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है गवर्नमेंट का 30 जून। जल्दी समझाएं हाइब्रिड में चौथी रो में उनको, और अब खुद नोट करें। हम बातें भी नहीं कर सकते, अब हम क्लास में बैठ के चुप कर रोजा रख के आए। क्या मार्च के रिटर्न अप्रैल में फाइल करेंगे? मार्च नहीं लिखना था मादरत, बिल्कुल आपने सही कहा है, सारे बोंगे बैठे हुए हैं सिवाय आपके, माशाल्लाह। मार्च के रिटर्न 15 अप्रैल तक फाइल करेंगे, बिल्कुल सही किया आपने, लेकिन आगे जी सेम रहेगा जवाब। शर्म आ गया है बच्चा। अच्छा जी, वैसे ये देख के मुझे समझ आया कि आप लोग दीवाने हैं, जो मर्जी करा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं है। हाँ टेंशन नहीं है, जो मर्जी कराई जाओ, लगे रहेंगे। ओके अच्छा भाई, तो हमारा महीना कौन से माय डियर? मार्च। मार्च के रिटर्न की ड्यू डेट बताएं। नहीं, उसके बाद नहीं 15 साल गिनने, एक लाइन लिखी हुई है, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वॉज, व्हाट इज द ईयर इन विच रिटर्न वॉज ड्यू? 15 अप्रैल 12 का कौन सा साल बनता है जब रिटर्न ड्यू है? 15 अप्रैल 12 को, उस साल का एंड। इसके बाद 15 साल गिनने के लिए बंदा ले जाइएगा बस, जैसे क्रिकेट में रनर अप होता है, रनर होता है साथ। आगे वो उसको कहीं दूसरा लैपटॉप खोल के लाए। अच्छा जी, ये कहां पे है यार? पेज नंबर 532 के आगे है। रिवीजन ऑफ रिटर्न बोला करें यार, रिवीजन ऑफ रिटर्न। अगर तो आपने 60 दिनों के अंदर रिटर्न रिवाइज कर दी, अगर आपने कितने दिनों में रिटर्न रिवाइज कर दी? 60 दिनों में, और टैक्स आप बढ़ा के ला रहे हैं या रिफंड, तो हुकूमत को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? तो किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, मजे करें, कमिश्नर से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मैं रिटर्न रिवाइज कर लूं, इजाजत नहीं, कर लो नहीं कहेगा वो, जाना ही नहीं, कर लो, बोंगी मारो। अच्छा, अगर आपने रिटर्न रिवाइज कर दी 60 दिनों के अंदर, लेकिन टैक्स कम करके ला रहे हैं या रिफंड ज्यादा मांग रहे हैं, फिर तो हुकूमत को तकलीफ होगी ना, तो फिर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। और अगर आप 60 दिनों के बाद और 120 दिनों के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज करने आ गए हैं, तो चाहे आप हुकूमत को फायदा दे रहे हो चाहे हुकूमत को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बता दें, 60 दिनों में हुकूमत को फायदा दे रहे हैं, इजाजत चाहिए? नो। 60 दिनों के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज करके ले आए हैं, हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इजाजत चाहिए? चाहिए। 60 दिनों के बाद आ रहे हैं, इजाजत चाहिए? चाहिए। इसमें यह नहीं देखा जाएगा गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है या A registered person may on approval of commissioner file a revised return to correct any omission or wrong declaration. Done? It can be revised within कितने दिनों में रिवाइज कर सकते हैं? माय डियर, कितने दिनों में रिवाइज कर सकते हैं? 120 दिनों में। अप्रूवल शेल नॉट बी रिक्वायर्ड, अप्रूवल चाहिए नहीं होगी। इफ द रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 60 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, खोलो इसको, 60 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इफ द टैक्स पेएबल इन रिवाइज्ड रिटर्न इज मोर, if tax payable is more or if fund is
less, then the return required to be revised. Done? अच्छा, डेटा किधर है? मुझसे शायद सबसे करवाओ वन नोटिस पे, मेरे वाला। अच्छा, बोले माय डियर, समझ आ गया? दोबारा पढ़ लें। आप रिटर्न को कितने दिनों में रिवाइज कर सकते हैं? 120 दिनों के बाद रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकती। अप्रूवल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, अप्रूवल शैल in case revised return is filed within 60 days of filing of, within 60 days of filing of original return। 60 दिन गिनने कहाँ से शुरू करने हैं? जो रिटर्न आपने रिवाइज करनी थी यानी ओरिजिनल रिटर्न, उससे 60 दिन गिनने हैं। Approval shall not be required in case filed within 60 days of filing of return. If tax payable in revised return is more, or if fund claim in revised return is less, then the return required to be revised. अच्छा जी, आपको ये बताया था कि जब आप सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, पहले आपको ऑडिट होता है। ऑडिट का मतलब है घूरना। ऑडिट में गलतियां निकाली जाती हैं। गलतियां निकाल के पूछा जाता है वजह बताओ तुम्हारे खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए, बार्किंग। अगर आप अप्रोप्रिएट रिप्लाई नहीं कर सकते, टैक्स पे रिप्लाई अगर नहीं कर सकते, तो फिर आपके खिलाफ क्या हो जाता है? असेसमेंट ऑर्डर। अच्छा जी, ये पेज निकालें अपनी बुक पे, 2-3 सफ़े आगे। हाइब्रिड में आखिरी रो में लेट आने पे खड़े हो जाएं। तो रो खाली थी थोड़ी देर पहले, एकदम भर के से गई। जो लोग कहते हैं बिठा दिया जाए वो हाथ खड़ा करें जी। ये लोग खड़े हो जाएं, बाकी वो आखिर में 2 बैठ जाएं। ये लोग खड़े हो जाएं जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, शेयर दे के ख़राब करते हैं। आखिर में 2 बैठ जाएं, बस ठीक है, चलें जी। अच्छा भाई, आप कॉन्सेप्ट ये है, बैठ जाएं। कॉन्सेप्ट ये है कि रिटर्न फाइल आपने कर दी है 15 फरवरी को। रिटर्न कब फाइल कर दी है? 15 फरवरी को। आपको ख्याल आया रिटर्न रिवाइज करने का ऑडिट का नोटिस आने से पहले, यानी यहां पे ख्याल आया। अभी ऑडिट नहीं शुरू हुआ था आपका, यहां पे आपको ख्याल आया रिटर्न रिवाइज करने का। ये तो आप निहायत ही नेक इंसान है, हमने भी आपको छेड़ा नहीं, आपको कुछ भी नहीं कहा, आप वॉलंटेरीली, आप खुशी से रिटर्न रिवाइज करने को आ रहे हैं। यार कितने अजीम इंसान है आप, ऐसे लोग दुनिया में चाहिए हमें। यानी बैठे बैठे खुद ही अपनी गलती का एहसास हो गया। एक तो ये ना, आपने सुना था टैक्स वाले आ गए ऑडिट करने के लिए, फिर आप डर गए, और वो तो और बात है। ये तो आप खुद ही डॉगी बैठा हो तो उसको खाना लेके आ गए उसके लिए। यार आपसे अच्छा और कौन है? डॉग एसोसिएशन तो आपको गले मिलेगी। तो अगर आपने रिटर्न जमा करवाई और बाद में आपका किस चीज को दिल चाह रहा है, अच्छा रिवीजन का मैंने लफ्ज नहीं लिखा, रिवीजन का लफ्ज मैं यहां लिख लेता हूं। आपका रिवीजन का इस दिन दिल चाह रहा है, आपका रिवीजन का इस दिन दिल चाह रहा है, कहते हैं कोई मसला नहीं, जो टैक्स एक्स्ट्रा बनता है वो ले आओ, लेट पेमेंट का सरचार्ज ले आओ, जुर्माना मैं आपसे नहीं लूंगा। आप तो इंसान अजीम अजीम इंसान हो। यानी आपको बैठे बैठे अपनी गलती का खुद ही एहसास हो गया, इससे और अच्छा मुझे क्या चाहिए। लेकिन अगर ऑडिट का नोटिस आ गया, ऑडिट का नोटिस आ गया और फिर आपको ख्याल आया रिटर्न रिवाइज करने का, फिर तो आप हमारे डरावे की वजह से आए हो। आ जाओ, टैक्स जमा कराओ, डिफॉल्ट सरचार्ज जमा कराओ, 25% पेनल्टी जमा कराओ, कराओ कराओ कराओ। अच्छा, कई लोग ऑडिट से भी शर्म नहीं खाते। ऑडिट ही शुरू है ना, क्या हो जाएगा ज्यादा, और हो गया, घूर ही रहना ज्यादा क्या करेगा, उन्हें भौंकना शुरू कर, ओ सीरियस हो गया रहते। तो कुछ लोगों को इसके बाद हया आती है, यहां जाके हया आती है।
जब शो कॉज नोटिस आ गया हो, यहां जाके याद आती है हमारे 120 डेज क्यों गायब कर रहे हो, ऐसा तो ना करो हमारे साथ। आपको रिटर्न रिवाइज करने का ख्याल कब आया? शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद या पहले? बाद। शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद आपको ख्याल आया, घुरी भी हो गई, वो भी हो गया, उसके बाद आपको ख्याल आया वड न ले। अब अगर आप वडनेस से बचाना चाहते हैं, असल में वडना एक बदनामी होती है ना, मल्ले में मशहूर हो जाता है, वो खाला रशीदा का बेटा नहीं सी, वो इन्हों कुत्ते ने वड लिया, अच्छा कुत्ते ने वड लिया, इस तरह की बातें मल्ले में शुरू हो जाती हैं। वो ए वाला मुंडा है, अच्छा इन्हों कुत्ते ने वड्या, बेटा इसके साथ ना बैठा करो आप। अच्छा, तो असेसमेंट ऑर्डर सेल्स टैक्स के हलकों में एक बदनामी होती है। असेसमेंट ऑर्डर आ जाना क्या होती है? सेल्स टैक्स के हलकों में एक बदनामी होती है। इस बदनामी से बचने के लिए, इस बदनामी से बचने के लिए आप अगर टैक्स जमा करवा दें, डिफॉल्ट सरचार्ज जमा करा दें और जितनी पेनल्टी लॉ में लिखी हुई है उसका 100% जमा करा दें। पेनल्टी ना अमाउंट्स में होती है, अगर आपने जुर्म किया हो तो पेनल्टी आमतौर पे होती है मिसाल के तौर पे 20,000, तो कुछ जमा नहीं करानी पड़ेगी, इधर 20,000 का में से 5,000 जमा कराना पड़ेगा 25%, इधर पूरा का पूरा 20। सर फिर इससे फायदा क्या होगा? सब कुछ तो इसने दे दिया। फायदा ये होगा कि आपको असेसमेंट ऑर्डर नहीं आएगा। असेसमेंट ऑर्डर का लफ्ज़ मैंने कहीं नहीं लिखा पूरे इस पे, यानी टैक्स वाले आपके घर असेसमेंट ऑर्डर नहीं भेजेंगे और कहेंगे चलो यार ये शरीफ बंदा, ये कभी ना कभी बाज आ ही जाता है। कुछ डराए बगैर बाज आ जाते हैं, कुछ थोड़ा सा डराने से बाज आ जाते हैं, कुछ ज्यादा डराने से बाज आ जाते हैं। प्लान हो गया? समझ आ गई ना? कुछ डराए बगैर बाज आ जाते हैं, कुछ थोड़ा सा डराने से बाज आते हैं, सिर्फ इसी से बाज आ जाते हैं। कुछ कहते हैं क्या हो जाएगा उनके साथ, ये करो फिर अब बाज आ गए। तो अगर आपका रिटर्न रिवाइज करने का इस दिन दिल चाहे तो नो पेनल्टी, अगर इस दिन दिल चाहे तो धन निकालें। साथ में से कहें माय डियर, माय बबलू, माय भालू, माय टिंकू, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये जो नोटिस है ना, इस नोटिस ठीक है, खैर है, इस नोटिस से मुराद है ख्याल, इस नोटिस से मुराद कोई नोटिस नहीं है। Whenever it comes to his notice, जब भी आपके ख्याल में आ जाए, बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट, बोले बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ पीला, स्काई ब्लू या सबज? सर हम नहीं बोलेंगे पीला, स्काई ब्लू, सबज, हमारी किताब पे इस तरह रंग नजर नहीं आ रहे। नहीं सर, हम नहीं बात करते सर, हम जा रहे हैं सर। जाओ, हाइलाइटर भी नहीं है आप लोगों के पास, 3 किस्म के, जाओ हैं तो बस फिर हमें क्या, हम रईस नहीं है तो रईस की औलाद तो है ना। अच्छा, whenever it comes to his notice, आज सारा पानी खत्म कर दो, सारा थोड़ी देर बाद सारा पानी खत्म कर दो। अच्छा, बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट, अगर नोटिस ऑफ ऑडिट से पहले आपको ख्याल आ गया, आइए बैठिए, टैक्स जमा कराएं, बैठिए, डिफॉल्ट सरचार्ज जमा कराएं, बैठिए, जाइए, कोई पेनल्टी हमारी नहीं, जाए आप। अगला है कौन है? सर इसका ना ऑडिट शुरू कर दिया था, डग गया। हाँ सर डग गया, चलो ले मैनू। अच्छा जी, ड्यूरिंग ऑडिट होते होते कुछ हो गया इसको, बट बिफोर रिसीट ऑफ, लेकिन इससे पहले मेरे बबलू, इससे पहले, लेकिन इसके बाद ख्याल आया, लेकिन इससे पहले, तो इसको पकड़ ले इस शिकंजे में, इससे पहले ख्याल आया, इसके बाद ख्याल आया, पढ़िया गया। ले आओ इनो भी जी, आए आप, अब टैक्स दें जी, दे देता हूं। पॉइंट आउट तो उसने ऑडिट में कर दिया होगा ना, पॉइंट आउट ऑडिट के दौरान उसने पॉइंट आउट कर दिया होगा, पॉइंट आउट का लफ्ज़ यहाँ लिखा हुआ है। डिफॉल्ट सरचार्ज, आप पेनल्टी का ना 25% जमा करवा दें और जाइए। अगला कौन है? सर ए जो है ना, ए ना अजीब कलर का स्वेटर पाया है ते अजीब कलर का जूता पाया ने, उत्थे लाल है इत्थे काला, इनू ले आओ। की कीता इन्हें? सर ए खुद भी नहीं आया, हल्का फुल्का डराया फिर भी नहीं आया, जो फाइनल लेवल का डराया ना फिर आ गया जुत्ती पा के। चलो जुत्ती लाओ यदि,
जी सर वो तो पहले ही लाई दी है। अच्छा, आफ्टर शो कॉज नोटिस कब ख्याल आया? आफ्टर शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस के बाद ख्याल आया। आपने देखा होगा कुछ जानवर होते हैं सड़क पे, गाड़ी पास भी चले जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां जाके उनको ख्याल आता है, हो तेरी खैर रात न सो, अपने बच्चों को लेके फौरन, और कुछ वो गाड़ी का हॉर्न सुन के ही अच्छा जी, और कुछ सड़क पे ही नहीं आते। अच्छा चले, आफ्टर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, किसके बाद? शो कॉज नोटिस के बाद। अमाउंट ऑफ, हम इतने खुश क्यों हैं? आपको पता है हम इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि 3 दिनों में संडे आ रहा है, चीज पढ़ेंगे उस दिन घर में। यस, अमाउंट ऑफ टैक्स एवेडेड प्लस 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 डिफॉल्ट सरचार्ज प्लस। अच्छा, अगर आप ऐसा कर देते हैं ना तो शो कॉज नोटिस को कैंसिल कर दिया जाएगा। शो कॉज नोटिस को अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका शो कॉज नोटिस हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। जल्दी से याद करें। अच्छा, अब यार फिक्रे याद करें, बोलें बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट कितनी पेनल्टी? 25%। ड्यूरिंग ऑडिट बट बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस। अच्छा, यहां लिखना है बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस, और यहां क्या लिखना है? आफ्टर रिसीट ऑफ। है क्या, याद हो गया सबानी? चले देखें माय डियर, हलीमा बाजी ने क्या किया है। हलीमा बाजी निकालें जल्दी, हलीमा बाजी कितने? कटो 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 कटो। हलीमा कौन सा है सवाल यार? असल में वो सवाल री नंबर कर दिए, मुझे भी ढूंढने में टाइम लगता है, आप लोग तो माशाल्लाह जल्दी ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन 22 का बी खोल लें। पेज नंबर माय डियर 555 जमा 1। अच्छा, मैं ये खोल के रखता हूं, आप लोग सवाल पढ़ें। हाइब्रिड में छेती लब लो, दुनिया पहले ही पहुंची दी है। कितने लोगों को समझ आ गया? हाथ खड़ा करें। अच्छा, वेल डन। While carrying out of CSS audit of Halima, the officer of Inland Revenue identified deficiency in the amount of CSS deposited by her. क्या हलीमा बाजी आपने कुछ कम टैक्स जमा कराया? कहती है मैं मानती हूँ लेकिन जमा नहीं कराऊंगी, जमा नहीं कराऊंगी। अजीब बाजी है, इसका बाजा बजाओ। A show cause notice was issued to her. उसको क्या इशू किया गया? शो कॉज नोटिस was issued to her. ये देखे ना माय डियर, बात गेम हाथ से निकल चुकी है। बड़ा कह रही थी मैं डरती डरती कोई नहीं, आप तो डरेगी ये। आफ्टर इश्यूएंस ऑफ अ शो कॉज नोटिस वाज इशूड टू हर। यहां पे खड़े हैं ना, पहले स्टेप पे, दूसरे पे, तीसरे पे? तीसरे पे। डिटरमिन द हलीमा's liability in above case. She will pay amount of tax evaded, she will pay default surcharge plus she will pay 100% पेनल्टी। पेनल्टी की अमाउंट हमें नहीं पता, लेकिन जो भी पेनल्टी तय होगी उसका 100%। However, in this case the show cause notice shall be cancelled. शो कॉज नोटिस का कैंसिल कर दिया जाएगा क्योंकि वो खुद ही टैक्स जमा करा गई। अब ऑल्सो एक्सप्लेन वेदर इट वुड हैव बीन टू हर एडवांटेज, उसको कोई फायदा मिलता बाजी को अगर वो पे कर देती टैक्स बिफोर शो कॉज नोटिस? शो कॉज नोटिस आने से पहले आप क्या डिस्कस करेंगे? आप ये वाला करेंगे या उससे पिछला वाला करेंगे? मेरे ख्याल से तो ये वाला कर दें, बिफोर
मुझे तो लग रहा है कि नोटिस आया, उससे ना आता तो क्या करती फिर? ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट वाला मेरे ख्याल से तो करें डिस्कस। कितने लोगों ने जिस बात में यहां छलांग मार दी थी, यहां छलांग ना मारे। कहती है नोटिस आ गया है, अगर ना आता तो फिर ये वाला पॉइंट लगेगा ना, ऐसे तो ना कि फिर ये वाला पॉइंट लगेगा। तो in that case the advantage would have been she could have saved 75% penalty। लेकिन आप पूरा लिख के आइएगा, in that case she will pay amount tax pointed out, default plus 25% penalty, therefore she can take an advantage of 75% penalty। आ जाए वापस। बोर्ड में रिक्वायर सर्टेन पर्सन्स टू फर्निश बोर्ड कोई समरी भी बनाने को कह सकते हैं, समरी के लफ्ज से 1-2 नंबर का सवाल आ सकता है। बोर्ड में रिक्वायर अ पर्सन टू फर्निश समरी ऑफ व्हाट टायर जो इंपोर्ट किए, टायर वो जो टायर खरीदे, इंजन इंपोर्ट किया और जो गाड़ियों की सेल की। रिटर्न में क्या लिखा होगा आपका? ओए ये भी सवाल आ सकता है पेपर में, पर्टिकुलर्स ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न। सेल्स टैक्स रिटर्न में क्या लिखा होगा? सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा होना चाहिए। फर्स्ट करें जनरल टायर की है तो जनरल टायर का सेल्स, चले होंडा की है, चले होंडा, होंडा का ये नाम वगैरह, नेम एडिशन नंबर ऑफ बायर्स, आपके बायर्स के नाम भी आने चाहिए और उनके एनआईसी और एनटीएन, अगर वो क्या है अनरजिस्टर्ड। ये काट दें आगे, ये काट दें। अच्छा, अनरजिस्टर्ड बंदों के एनटीएन और एनआईसी क्या करने हैं? घर कल कहा था उनको पकड़ना है, पकड़ के उनकी गैस बिजली बंद करनी है, अगर आपके पास वो चीजें लेने आ रहे हैं। हद होती है ये तो, हद होती है। डेट ऑफ इशू ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये वही सारा यार कल जो पढ़ा था। टैक्स क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस पीरियड, वैल्यू ऑफ सेल, आउटपुट, लोकल एग्जाम जीरो का, तीनों का जीरो का तो जीरो होता है, एग्जाम का होता ही नहीं आउटपुट। वैल्यू ऑफ परचेज, इनपुट ऑन लोकल, इंपोर्टेड एंड, ये तीनों वर्किंग वन में लेके जाते हैं, मुझे पता है। आप ये तीनों वर्किंग वन, एग्जाम का इनपुट नहीं होता मुझे पता है, और मुझे पता है जीरो रेट का भी इनपुट नहीं होता, लेकिन बता देना रिटर्न में लिख के। और कोई पुराने टैक्स पेबल हैं, और अमाउंट पेबल या रिफंडेबल नेट कितनी बनी है अब आपके साल के एंड पे, ये सारा रिटर्न में बता दें। तो इस सारे न्यूमेरिकल के फेस पे हम चीजें लाते हैं मेरे ख्याल से, बस ये थोड़ी बहुत चीजें उसने ऐड की हैं। बाकी ये सवाल किस क्या आएगा? पर्टिकुलर्स ऑफ मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न। इसको आपने याद करना है। इन केस नो सेल्स टैक्स इज पेएबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ही शैल फाइल अ नील रिटर्न विदाउट डिपॉजिटिंग एनी टैक्स। क्या ऐसा हो सकता है किसी महीने आपने सेल या परचेज बिल्कुल ना की और किसी वजह से आपकी दुकान बंद रही हो, या दुकान खुली रही हो पूरा महीना और ग्राहक ना आया हो सकता है फिर आप नील रिटर्न फाइल करें, लेकिन फाइल करनी जरूरी है। अच्छा, टैक्स कहां पे करना है? बैंक में। टैक्स कहां पे करना है? जो कि सेल्स टैक्स पेएबल होता है, वो जो न्यूमेरिकल के एंड पे नहीं फिगर होती, वो वाली। ये हमने पढ़ लिया हुआ है भाई चैप्टर 15 में। आगे चले यार, एक्सटेंशन सारा याद होगा। अगर आप पाकिस्तान से एब्सेंट हैं, सिक हैं, किसी एडवेंचर पे गए हुए, तो कमिश्नर 15 दिन की आपको एक्सटेंशन दे देगा। याद नहीं सारा? सारा जाके देख लीजिएगा। इस सेक्शन का नंबर था उधर 119 था, सेक्शन 119 था या 18 था, जो भी था। अच्छा, स्पेशल रिटर्न्स, अगला क्या है भाई? स्पेशल रिटर्न्स। ये है एक्सटेंशन, यानी रिटर्न जमा कराने की तारीख में एक्सटेंशन। आप 15 दिन को, आपको बताया था कि जिस दिन ड्यू डेट है उससे पहले पहले आपने रिटर्न की एक्सटेंशन अप्लाई करनी है, ड्यू डेट से पहले पहले। द एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन शैल बी मेड बाय द फर्निशिंग द 15 अप्रैल
से पहले आपने आके बताना है। 15 अप्रैल को 16 अप्रैल को आके ना बता रहे हो, सेक्शन 119 से था ना। स्पेशल रिटर्न इन एडिशन टू, ये नॉर्मल के अलावा है भाई, नॉर्मल रिटर्न के अलावा है। इन एडिशन टू रिटर्न अंडर सेक्शन, यूएस होते हैं अंडर सेक्शन 26, a registered person shall furnish special return within such date and covering such period as specified by a board. Honda sold cars to foreigners in 5 days. अब ये जो 5 डेज की रिटर्न आपसे मांगी जाएगी, इसे क्या कहेंगे? स्पेशल रिटर्न। क्यों? क्योंकि जी पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का वर्ल्ड कप था। अच्छा जी, सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में था। अच्छा जी, बहुत से फॉरेनर्स आए थे, उन्होंने कहा हमने किराए की गाड़ी नहीं खरीदी, अपनी खरीदेंगे, जाते हुए बेच के चले जाएंगे। तो 5 दिन के अंदर अंदर बहुत से लोग आए और उन्होंने फॉरेनर्स ने आके गाड़ियां खरीदी। तो हुकूमत ने कहा जरा बताओ तो सही इनको कितनी सेल हुई है, अलग से बता दो। उन्होंने कहा महीने की रिटर्न जमा करा देंगे, क्या हुआ? नहीं, कौन सी रिटर्न जमा कराओ? स्पेशल। तो स्पेशल की एक मिसाल दे दी मैंने आपको बस। तो होंडा सोल्ड कार्स टू फॉरेनर्स इन 5 डेज, 5 दिनों में बहुत ज्यादा फॉरेनर्स आए थे, वो गाड़ियां लेके चले गए। अब पढ़ें, आ रजिस्टर्ड पर्सन शेल फर्निश आ स्पेशल रिटर्न विद इन सच डेट कवरिंग सच पीरियड। कितना है? कवरिंग सच पीरियड 5। रिटर्न में क्या क्या लिखा होगा? कितनी गाड़ियां बनाई, कितनी बनी बनाई खरीद के बेची, कितनी गाड़ियां बेची और कितना टैक्स पे किया। कमिश्नर में रिक्वायर एनी पर्सन वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, अनरजिस्टर्ड विल फाइल रिटर्न। अच्छा, अनरजिस्टर्ड बंदे से भी रिटर्न मांगी जा सकती है? हाँ, मांगी जा सकती है। बकरे बेचने वाला भी अनरजिस्टर्ड होता है, उससे मांग ले रिटर्न, कितने बकरे बेचे। होली कुरान बेचने वाले से रिटर्न मांग ले। होली कुरान सेलर विल फाइल रिटर्न, विल फाइल रिटर्न। भाई मैं अनरजिस्टर्ड हूं, चुप, अनरजिस्टर्ड हूं, बता तो सही कितने कुरान बेचे हैं। मांग ले, क्या क्या, मुझे पता है इन पे सेल्स टैक्स नहीं लगना, लेकिन मांगे, क्या मसला है, लिखें। अनरजिस्टर्ड रिटर्न जमा करवाएगा अगर कौन कह दे, द कमिश्नर may require any person whether registered or not to furnish a return and the person shall furnish it। अच्छा, ये कब तक जमा करानी है? इसकी डेट कई दफा क्या पूछते हैं, ये कब तक जमा करानी है? कोई डेट नहीं दी हुई भाई, कोई डेट नहीं दी हुई। बाय द डेट स्पेसिफाइड बाय, इधर देखें ऊपर, विद इन सच डेट स्पेसिफाइड बाय बोर्ड एंड बाय द डेट स्पेसिफाइड बाय। ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, ये आईकैप बहुत ज्यादा टेस्ट कर रहा है आजकल। आईकैप पूछा स्पेशल रिटर्न कब जमा करानी है, बच्चे पेपर में लेट जाते हैं उधर ही। यही का सवाल हुआ, स्पेशल रिटर्न कब जमा करानी है। लिटरली लेट जाती हैं सर, आप देखने जाते हैं उनको। फाइनल रिटर्न। अच्छा भाई, कोई चीज अगर किसी को बुरी लगती है ना, तो वो क्लास के बाद आके ना बताया करे, बस अब इग्नोर कर दिया करे। अच्छा, घर वालों की भी तो बहुत बातें कई दफा होती हैं, दाएं बाएं रिश्तेदारों की, आप तो उसको इग्नोर किया करें, डिलीट। डस्टबिन हमेशा तैयार रखा करें हर वक्त, डिलीट फेंकने के लिए चीजें। फाइनल रिटर्न नहीं सर, हम तो दिल के अंदर रख लेते हैं, और जब वो बंदा सामने आता है वो हो फिर जो अंदर ही अंदर आग लगती है हमारे। फाइनल रिटर्न, फाइनल रिटर्न। ऐसा कोई दीवाना आपके पास बैठा ना, तो उसने आपको, आपने उसको यही सही करना है 31 जनवरी तक या 2-3 फरवरी तक आपके साथ है, बाद में पता नहीं है वो कहाँ जाए, किस कॉलेज में क्या पढ़े, तो थोड़े दिन ही रह गए, 10-15 दिन उसको सेट कर लें जाने से पहले। फाइनल रिटर्न, वरना ये सारी बाहर नहीं होनी, अगले से सेशन में इन लोगों ने नहीं बैठा होना, और ही चेहरे होंगे। ओके, फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न से क्या मुराद है? तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिन दिए जा रहे हैं साथ वाले को सेट करने के लिए। देखें जरा घूर के, इसको सेट कर लें जाने से पहले। फाइनल रिटर्न लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, फिर नहीं आनी। फाइनल रिटर्न जमा करवाती हैं ऐसे लोग जो अपने आप को क्या करवा रहे हैं, डी रजिस्टर। फाइनल रिटर्न कौन लोग जमा करवाते हैं? जो अपने आप को क्या करवा रहे हैं,
डी रजिस्टर अपने आप को वो लोग करवाते हैं ना जो कारोबार बंद कर दें, बस अब क्या फायदा रजिस्टर रहने का। अ पर्सन अप्लाई, डिसकंटिन्यू कर दें बिजनेस। अ पर्सन अप्लाइंग फॉर डी रजिस्ट्रेशन शेल बिफोर डी रजिस्ट्रेशन फर्निश आ, ये कब तक जमा करवाएंगे सर? द मैनर एंड टाइम विल बी डायरेक्टेड बाय कमिश्नर। सॉरी भाई, ऐसे कोई आके सवाल नहीं पूछता, मैं तो बस वैसे ही आपके साथ वाले के चेहरा कई दफा बुसा हुआ होता है, उसको मुस्कुराहट लाने के लिए बोलते हैं हम। द मैनर एंड टाइम विल बी डायरेक्टेड बाय कमिश्नर। बताएं फाइनल रिटर्न किन्होंने जमा करवानी है? अच्छा, यहां पे ना एक और चीज लिख लें, एक है एनुअल रिटर्न, एक है जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, अगला कौन से? 20। अब 3 रिटर्न्स के आज नाम बता दें, स्पेशल, फाइनल, एनुअल। स्पेशल, फाइनल और ये हम पढ़ेंगे कंपनीज ने जमा करवानी होती है और 30 सितंबर तक जमा करवानी होती है। ये कंपनीज ने जमा करवानी होती है और कब तक जमा करवानी होती है? असल में आईकेप जो सवाल बना रहा है वो तीनों का मिक्स बना रहा है, डेट पूछता है, ये कब जमा करवाए, ये कब जमा करवाए, तो उससे बच्चे आउट हो जाते हैं। तो इसलिए पता होना चाहिए, एक ही सफे पे सारी चीजें डाल लें। तो कितने किस्म के रिटर्न्स होगी बोलें? एक नॉर्मल भी है मंथली, उसकी मैं बात नहीं करा, वो आपको पता है, नॉर्मल की बात नहीं करा। नॉर्मल से हटके 3 अलग हैं, कौन कौन सी? स्पेशल, फाइनल, एनुअल। स्पेशल, फाइनल, एनुअल। स्पेशल, फाइनल, एनुअल। चपेट, थप्पड़, स्लैप। अच्छा जी, रिटर्न डीम टू हैव बीन मेड, साथ वाले के कंधे का कोई कसूर नहीं है। रिटर्न डीम टू हैव बीन मेड ये हमने पढ़ लिया था चैप्टर 15 में। अगर आपने रिटर्न जमा कराई तो समझा जाएगा आपने ही साइन की है, अनलेस कि आप आके साबित कर देंगे ये कुगी मेरी नहीं है। आ रिटर्न फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव भी आ जाए अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव भी आ जाए तो समझा जाएगा आप ही आए हैं, अनलेस कि आप आके कह दें ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव, ये मैंने इसको कभी घास नहीं डाला। ऐसे नहीं कहते, अनलेस कॉन्ट्रेरी इज चलते चलते भाई आखिरी बात सुन लें, अनरजिस्टर्ड बंदे को, गप्पे मार लें, अनरजिस्टर्ड बंदे को 10 मिलियन से ऊपर 1 महीने की सेल ममनू करार दे दी गई है। खत्म हो चुकी है बात। अनरजिस्टर्ड बंदे को 1 करोड़ से ऊपर की चीजें आप नहीं बेच सकते 1 महीने में, यह मना कर दिया गया। बस खत्म हो चुकी है ये बात। इस बात की अब किसी भी सूरत में हमारे लॉ में इजाजत नहीं रही। और अगर आप बेच दें उसको 10 मिलियन से ऊपर की चीजें, तो फिर आपने मिसाल के तौर पे 10 मिलियन 1 करोड़ ही बनता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 11 करोड़ 1 करोड़ बनता है। अगर आप उससे 1 महीने में 1 करोड़ से ऊपर की चीजें बेच दें, मेरे ख्याल से तो आजकल होंडा की शायद कोई गाड़ी ही 1 करोड़ से ऊपर की बन रही हो। कितने की है मैक्सिमम? 80-90 लाख की, मेरे करोड़ से ऊपर हो गई है शायद। 1 करोड़ से, भाई कह रहे हैं 1 करोड़ से ऊपर हो गई है, ये पता रखते हैं। इनको ये नहीं पता कि डिविडेंड की डेफिनेशन क्या है, इनको ये बातें पता हैं। अच्छा, तो सॉरी, तो 1 करोड़ से ऊपर की तो एक गाड़ी ही है मेरे ख्याल से। तो फिर आप अनरजिस्टर्ड बंदे को अगर 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है या 2 गाड़ियां हैं 60-60 लाख की, तो एक बेच दें बस, दूसरी ना बेचें। दूसरी उसे कहें अगले महीने ले जाए, ये प्लानिंग कर सकते हैं, इसे टैक्स प्लानिंग कहते हैं। दूसरी उसे कहें अगले महीने ले जाए, 28 फरवरी को एक ले जाओ, 1 मार्च को दूसरी ले जाना, इसकी इजाजत है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर 1 महीने में आप उसे 60 लाख वाली 2 गाड़ियां बेच दें, तो आपने 1 करोड़ 20 लाख की बेच दी। अब दोनों गाड़ियों का इनपुट डेड है, होंडा का, दोनों गाड़ियों का इनपुट डेड है। क्यों? 1 करोड़ से ऊपर की सेल उसको करने की इजाजत ही ये नहीं है कि 1 करोड़ से ऊपर वाली का डेड है, पूरी का डेड हो जाएगा। A registered person can make sale to unregistered person up to 10 million। रजिस्टर्ड बंदा अनरजिस्टर्ड बंदे को बोलें कितने की चीजें बेच सकता है? 10 मिलियन पर मंथ और 100 मिलियन इन अच्छा, साल के न्यूमेरिकल तो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि एनुअल रिटर्न हमारे सिलेबस में नहीं है बनाना, हमारे सिलेबस में सिर्फ मंथली रिटर्न बनाना है।
तो इसलिए साल वाली बात तो थ्योरी की हद तक याद रख लें। अच्छा, लॉजिकली वैसे ये 100 नहीं होना चाहिए था, लॉजिकली ये 120 होना चाहिए था, पर उसकी मर्जी लॉ में करके हम क्या करें। तो महीने में कितनी सेल कर सकते हैं उससे, 10 मिलियन तक कर दें, उससे ज्यादा नहीं। और साल में, अब इसको इंशाल्लाह हम किसी दिन न्यूमेरिकल में डाल के देखेंगे, इसको हम न्यूमेरिकल में डाल के देखेंगे। न्यूमेरिकल में ना हम फिर ऐसा करेंगे, 4 लाइनें बना लेंगे। न्यूमेरिकल में कितनी लाइनें बना लेंगे, 4 लाइनें बना लेंगे, जैसे अगले सफे पे हमने बनाई हुई है। एक्सपोर्ट सेल, एग्जेम्प्ट सेल, नॉर्मल सेल, और ऐसे अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल जिसकी सेल 10 मिलियन से, और न्यूमेरिकल में इसके इनपुट को क्या कर देंगे, डेड कर देंगे। तो बताएं वर्किंग 2 में आज के बाद क्या डाला करेंगे, एक नई लाइन, ऐसे अनरजिस्टर्ड बंदे जिसे महीने में 10 मिलियन से, और उसकी इनपुट क्या कर दिया करेंगे। तो वर्किंग 2 में भी 4 लाइनें आ सकती हैं। आज तक वर्किंग 2 में कितनी लाइनें आ रही थी, 3। इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइज द सेलर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स। सेलर कौन, होंडा, होंडा कैन मेक सेल टू बुरा बच्चा, कहां तक, अप टू, इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइज द होंडा shall not be entitled to minus input on car sold to unregistered। उसको कर सकते हैं। Above provision shall not apply to sales made to federal government, provincial government, local government, diplomats and privileged persons। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को, डिप्लोमेट्स को, प्रिविलेज पर्सन्स को चीजें बेच रहे हो ना, तो प्रिविलेज पर्सन्स भी होते हैं हुकूमत की नज़र में, डिप्लोमेट्स होते हैं बाहर के मुल्कों के, इनको अगर आप चीज़ें बेचो तो कहते हैं खैर है, इनकी कोई मसला नहीं। तो किन किन को चीज़ें बेच सकते हैं, बोले, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, डिप्लोमेट्स एंड प्रिविलेज पर्सन्स। ओके, अच्छा माय डियर, इसको अच्छा आज वाले पे जरा नजर मार लें एक दफा, क्या पढ़ा हमने, याद कर लें इसको साथ साथ। वेयर ऑफिसर रिक्वायर अ सैंपल, देखो ना कहां है हम। वेयर ऑफिसर रिक्वायर अ सैंपल, सैंपल 3 चीजों के लिए चाहिए, सैंपल 3 चीजों के लिए चाहिए। भाई ये FAR 2 वालों को दिखाया था, आपको भी सैंपल बेस पे दिखा सकते हैं। हमें अच्छी तरह याद है, बस किताबें, चीज़ें वगैरह सब गुम हो गई हुई। अब बहुत पुरानी बात है, जब हमने CA किया था, अब तो ये भी भूल गया है कि CA कब किया था और FSC कब की थी, लंबी हो गई। तो सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह का शुक्र है घर जाते थे और जाके साथ साथ जो है वो नोट्स बना के लिख लेते थे कि इसमें ये पॉइंट्स हैं। एक दफ़ा बच्चों को FAR 2 वालों को लिख के दिखाया था घर से ला के मैंने, ये मेरी राइटिंग है, इसमें ये पॉइंट्स हैं, इसमें ये पॉइंट है, एक एक हेडिंग दे के सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट को लिखते थे, इसमें ये पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है, एरियर, आउटपुट, टैक्स ड्यू, टैक्स पेड इफ एनी, वो जो सारी लाइनें लिखी हुई एक एक करके लिखते थे ताकि पेपर के अंदर कोई मसला ना हो। तो आजकल तो माशाल्लाह बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, जाके पढ़ने की जहमत नहीं करते। तो अल्लाह का शुक्र है, कोई अगले दिन आके पूछता था तो तीनों लफ्ज़ एज इट इज सुनाया करते थे उनको। वेयर एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू रिक्वायर्स अ सैंपल ऑफ एनी गुड्स for determining tax, for establishing their value, for any other reason, he may remove a minimum quantity। तो वो क्या कर लेगा, सैंपल लेते हुए उसको बता के आना है, और एक साइन आपने उस सैंपल पे करनी है जो जा रहा है, और एक मिलता जुलता अपने पास रख लेना है, और सैंपल के अगेंस्ट प्रॉपर रसीद देनी है, और रसीद की कॉपी आपने टैक्स पेयर को भेज देनी है, और एक LTU और RTO को भेज देनी है। द कॉपी ऑफ रसीद शैल बी केप्ट इन रिकॉर्ड बाय पर्सन, सैंपल शैल बी टेकन एज प्रॉपर रसीद, रसीद बनेगी और रसीद की कॉपी पर्सन के पास होगी, LTU RTO के पास। रिटर्न 15 तक जमा करानी है, ट्रू होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। इसमें टायर का डाटा होगा, इसके अंदर गाड़ियों का डाटा होगा, इसमें कितना टैक्स पे किया उसका डाटा होगा, सच दर इंफॉर्मेशन होगी। हर बंदे को जो मंथली रिटर्न जमा कराते हैं उससे कहा जा सकता है मंथली जमा ना करवाओ, बल्कि क्या जमा करवाओ, क्वार्टरली। रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, गिने चुने लोगों को यह कहा जाएगा
इसी तरह गिने चुने लोगों को यह भी कहा जा सकता है कि मंथली या क्वार्टरली भी जमा कराओ और इसके अलावा एनुअल भी जमा करवाओ। और जो फ्रॉडिया निकले उससे रिटर्न 15 साल की मांग सकते हैं, बाकियों से फ्रॉम द एंड ऑफ इन विच द रिटर्न वॉज ड्यू। ये तो आसान था, ये भी आसान था। इसमें 3 लफ्ज याद करने हैं, बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट, बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस, आफ्टर शो कॉज नोटिस। ये मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न में क्या होता है, ऑलमोस्ट ये थोड़ी सी यहां तक तो शायद टैक्स इनवॉइस वाली चीजें हैं तकरीबन, यहां तक वो जो कल याद की हैं आप लोगों ने, केड़े पिंडों आए हो, कल याद की थी। स्पेशल रिटर्न में 3 चीजें बतानी है, कितना बनाया, क्या खरीदा, कितना बेचा और कितना टैक्स पे किया, 4 चीजें बतानी है। फाइनल रिटर्न किन्होंने जमा करानी होती है, जो अपने आप को, एनुअल रिटर्न किन्होंने जमा करानी होती है, कंपनी से जमा करानी होती है। तो आज मैं होमवर्क के अंदर इसके थ्योरी के 1-2 सवाल डाल दूंगा फाइनल एनुअल रिटर्न वाले, ताकि वो भी आप देख लें, नहीं बल्कि छोड़ें, उसके सोल्यूशन में एक थोड़ा सा मसला है वो आपको फिर बाद में बताऊंगा। तो आज नई चीज पढ़ी, रजिस्टर्ड बंदा अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितनी। हाइब्रिड में सेकंड रो में जरा मुझे बताएं, मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, देख के बताएं सेकंड रो में मोबाइल इस्तेमाल, फिर किताब से नीचे क्यों देखा जा रहा था, मुझे मान लिया उन्होंने मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है। थैंक यू, फर्स्ट नंबर पे स्टूडेंट थे, उन्होंने मान लिया, दे एक्नॉलेज्ड, शुक्रिया फॉर एक्नॉलेजिंग दिस। मैं भी कर लेता हूँ यार, छोड़ें। अच्छा, असल में ये लैपटॉप होता है, ये मोबाइल होता है, और ये बच्चे असल में सर जब पूरा इधर आ जाता है ना, इसका तरीका फिर ये होता है कि आप ना सर ऐसे रखें और आंखें ऐसे रखें, फिर शायद मुझे पता ना चले। ओके जरा ध्यान रखिएगा, अगली दफा खुद ही तरीके उतारेंगे आप लोग, मेरे 4 हाथ और आगे। आजकल के तो बच्चे आदत नहीं। उस दिन एक माँ ने बताया, मैंने बच्चे को बताया कि मिसवाक के साथ नमाज पढ़ा करो, 70 टाइम्स सवाब होगा। बिल्कुल ये उसी तरह जैसे आप किसी को 1 रुपया दो तो वो आपको 70 रुपये दे दे, तो वो बच्चा कहता है ये धोखा नहीं हो जाएगा। तो वो अजीब बच्चे आजकल के ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि उनको समझ नहीं आती, चीज़ें समझाने के लिए अपनी मत मार जाती है बंदे की। ओके, अब मोहतरम अगला सवाल ये है कि बहरहाल सहाबा को यकीन होता था फजाइल के ऊपर, हमें भी होना चाहिए, बच्चों को भी समझाना है हमने। कल वाले पे आ जाएं, कल वाला रिवाइज करें। आपने अपने बिजनेस प्रेमिसेस में या रजिस्टर्ड ऑफिस में इंग्लिश जबान या उर्दू जबान में चीजें खरीदने, बेचने और इंपोर्ट का रिकॉर्ड रखना है। चीजें बेचने में इन चीजों का और चीजें खरीदने में इन चीजों का ध्यान रखना है, और इंपोर्ट में इन चीजों का ध्यान रखना है। जीरो रेट सेल का ध्यान रखना है, डबल एंट्री, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। गेट इनवर्ड आउटवर्ड का ध्यान रखना है। इधर ये लिखा हुआ था कि बोर्ड आपके बैंक अकाउंट बताएगा आपने कितने मेंटेन करने हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल रजिस्टर जो FBR से कनेक्ट हुआ वो भी आपने रखना है। कई दफ़ा बहुत कोई सॉफ्टवेयर भी बना के दे सकता है कि उसी को यूज़ करो। और जो कंपनीज हैं उन्होंने एनुअल ऑडिट अकाउंट जमा करवाने हैं, लेकिन पेपर में ये ज़रूर साथ लिख के आइएगा, एक सर्टिफिकेट भी जमा करवाना है जिस पे ऑडिटर साबित करेगा कि इतना टैक्स जमा करवा दिया। टैक्स इनवॉइस में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो बोर्ड एक सेल के लिए एक ही बिल बनेगा और सिर्फ रजिस्टर्ड बंदा ही इनवॉइस इशू करेगा। पॉइंट 3 को अब आप सही कर लें, वो जो कल हमारा रह गया था। A registered person making a taxable sale shall subject to such conditions, restrictions and limitations as the board may by notification and official gazette specify to issue electronic invoices। हाँ, फिक्रा तो सही है, पढ़ें जी। A registered person making a taxable sale shall issue electronic invoices। हाईलाइट करें। एक रजिस्टर्ड बंदा क्या करेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशंस
restrictions and limit as the board may by notification in official gazette specify. टू का लफ्ज काट दें. और आप लोग ऐसे कीजिएगा, इसको ब्रैकेट में लिखाइएगा सारे को, आपके लिए जरा आसान भी रहेगा. तो बोर्ड गिने चुने बंदों को कैसे थे कि रिटर्न कैसे जमा कर, वो सॉरी इनवॉइस कैसे भेजो, बिल मैनुअल निकाल के दो या इलेक्ट्रॉनिकली? इलेक्ट्रॉनिकली. ओके. पेज 522 रजिस्ट्रेशन. Every person engaged in making taxable sale in Pakistan. हर बंदा जो पाकिस्तान में टैक्सेबल सेल कर रहा है, चाहे वो जीरो रेट सेल कर रहा हो, falling in any of the following categories, if not already registered is required to be registered. दोबारा पढ़ें. Every person engaged in making taxable sale in Pakistan, including zero rate sale in the course of taxable activity carried on by him, falling in any of the following categories, if not already registered is required to be registered. इसको काट दें, इसको ब्रैकेट में ले लें. Every person engaged in making taxable sale in Pakistan is required to be registered. ये मेन बात है. अच्छा जी, किन मैन्युफैक्चरर्स ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना? आ मैन्युफैक्चरर हु इज नॉट रनिंग आ जो छोटा नहीं है वो अपने आप को क्या करवा ले, आके जमा करवा ले, रजिस्टर करवा ले. जो छोटा नहीं है वो अपने आप को क्या करवा ले. एक मिनट. जो बड़े रिटेलर हैं ना, खामोश, जो बड़े रिटेलर हैं, उन्होंने तो सेल्स टैक्स पे करने इन नॉर्मल वे. जो छोटे रिटेलर हैं अदर देन टायर 1, इन्होंने पे टैक्स करना है बिजली के बिलों के साथ. इन्होंने टैक्स पे करना है बिजली के बिलों के साथ. 512 टायर 1 रिटेलर्स शेल पे टैक्स इन नॉर्मल वे और टैक्स शेल बी चार्ज थ्रू महीने का बिजली का बिल. अच्छा, इन लोगों को अपने आप को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिजली के बिल में टैक्स डाल के वैसे ही आ जाता है, तो ये अपने आप को रजिस्टर ना करवाएं. लेकिन ये जो बड़े रिटेलर्स हैं ये अपने आप को रजिस्टर करवाएं क्योंकि इन्होंने नॉर्मल तरीके से टैक्स जमा करवाना है. तो छोटे रिटेलर्स को हमने माफ कर दिया कॉटेज इंडस्ट्री की जरा, या छोटे रिटेलर्स को पकड़ा नहीं रजिस्टर कराने के लिए, बट दे विल पे टैक्स. वो टैक्स पे करेंगे, लेकिन किसके जरिए? जब बिजली के बिल में टैक्स डाल के आ जाए तो फिर रजिस्टर कराने की क्या जरूरत है? फिर जाओ रिलैक्स करो, रजिस्टर ना हो.
अब जरा मुझे पढ़ के बताएं ये किन लोगों को रिलैक्स कर रहा है? A retailer who is liable to pay sales tax. ये कौन से हैं? A retailer who is liable to pay sales tax. ये कौन? नहीं, अदर देन वाले नहीं हैं, ये टायर 1 वाले हैं. Except retailers required to pay sales tax through the बिजली का बिल. ये कौन से वाले हैं? अदर देन टायर 1. टायर के स्पेलिंग ये है, ये सारा आप नोट कर लें. तो बिजली के बिलों के साथ कौन से रिटेलर जमा कराते हैं टैक्स? छोटे. अच्छा जी, और कौन अपने आप को रजिस्टर कराए भाई? पॉइंट ही छोड़ें जरा. हर वो एक्सपोर्टर जो क्या चाहता है? रिफंड फॉर हिज. और कौन सा ऐसा एक्सपोर्टर होगा जो रिफंड नहीं चाहता होगा? वो पागल ही होगा. और हर एक्सपोर्टर भी अपने आप को रजिस्टर करवाए जो क्या चाहता है? कोई टैक्स ऐसे था जो बिल्कुल कलेक्ट किया जाता था एज इफ इट इज अ सेल्स टैक्स. कोई टैक्स था ऐसे जो कलेक्ट किया जाता था एज इफ इट इज अ सेल्स टैक्स? जी बताएं. आउटपुट की डेफिनेशन पढ़ी थी. लग्जरी सीट सेलर, आउटपुट टैक्स, इसकी डेफिनेशन आपको याद होगा. इसमें पढ़ा था कि टैक्स रिकवर्ड अंडर फलां लॉ, बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह, ऑन लग्जरी सीट्स सोल्ड बाय द पर्सन. अ पर्सन रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर लॉ टू बी रजिस्टर्ड. क्यों? फॉर टैक्स कलेक्शन, ताकि वो टैक्स लोगों से ले. अबे क्यों? एज इफ इट इज अ सेल्स टैक्स. जैसे कि ये सेल्स टैक्स, तो जिसने फेडरल एक्साइज लोगों से लेने सेल्स टैक्स की तरह, वो भी अपने आप को क्या करवाए? तो इसकी मिसाल पड़ी थी लग्जरी सीट सेलर. कलेक्ट फेडरल एक्साइज ड्यूटी एज इफ इट इज अ सेल्स टैक्स. नोट करें, जैसे कि ये सेल्स टैक्स है. पॉइंट ई. Luxury seat seller collect federal excise duty as if it is a sales tax. A person required to be registered. याद करें. क्यों? क्यों? क्यों?
क्यों? फॉर, ये क्यों का जवाब है, फॉर टैक्स कलेक्शन। तो बात ही आसान होगी। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, क्यों? फॉर टैक्स कलेक्शन। ये कौन सा टैक्स है? फेडरल एक्साइज। ये कौन सा टैक्स है? एज इफ इट इज अ, तो लग्जरी सीट्स बेचने पे फेडरल एक्साइज टैक्स लेगा जिस तरह सेल्स टैक्स लिया जाता है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो शॉर्टली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट स्टार्ट करेंगे। शॉर्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट, तो ये भी अपने आप को क्या करा लें, शॉर्टली दे विल स्टार्ट, इस तरह नहीं सही रहेगा, शॉर्टली दे विल स्टार्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ये भी अपने आप को क्या करा लें, और बोलें, क्योंकि कल कलाम को जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वक्त हालात दलल डालनी है, जल्दी रजिस्टर करो, ये करो वो करो, तो पहले से ही करा के रख लो। पर्सन्स नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग सेल, सेल कर ही नहीं रहे अभी चीजें, क्यों बताएं ना क्यों? शॉर्टली दे विल स्टार्ट, शॉर्टली दे विल स्टार्ट। लेकिन फिलहाल ये लोग क्या हैं, जरा जल्दी से बताएं। कर ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, अभी वेले बैठे हैं। इफ रिक्वायर रजिस्ट्रेशन फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, टू बी स्टार्टेड, अभी स्टार्ट नहीं की, ये काट दें। इफ रिक्वायर रजिस्ट्रेशन फॉर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स मे अप्लाई फॉर, मे क्यों? अभी तो सेल कर ही नहीं, रिलैक्स रहें। अगर करना चाहते हैं तो फिर करा लें अपने आप को रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन शैल बी रेगुलेटेड इन सच मैनर एज द बोर्ड में प्रेस्क्राइब। डन। अच्छा जी, अब मुझे कल दोबारा याद करिएगा, आज वाला जरा एक दफा नजर मारेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं यार, एक मसला है, ये जनवरी का महीना है, ये फरवरी का। एक बंदे ने अपने आप को डी रजिस्टर करवा लिया, यहां पे स्टॉक पड़ा हुआ है। डी रजिस्टर कराने की ये वजह थी कि इधर बड़ी इंडस्ट्री था, इधर अब कॉटेज इंडस्ट्री बन गया है। उसे पता चल गया यार मैंने सब सारे नौकरों शोकरों को निकाल दिया है। फैक्ट्री पहले से ही घरों में थी, घरों के दरमियान में फैक्ट्री होती है ना, ये शर्त थी एक कि रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री होनी चाहिए। फैक्ट्री पहले से ही घरों में थी, लेकिन इधर हमारे 25-30 एम्प्लॉयज़ थे और इस दिन हमने जो है 15 को निकाल दिया, 7-8 एम्प्लॉयज़ बच गए हैं। अब हम अपने आप को क्या करवा रहे हैं, डी रजिस्टर, क्योंकि अब हम क्या बन गए हैं, छोटी। जो स्टॉक आपके पास पड़ा होगा इस दिन, उसमें क्या मसला आएगा, कोई हाथ खड़ा करके बताए। जो स्टॉक आपके पास पड़ा होगा इस दिन, उसमें क्या मसला आएगा। मैंने अपने आप को फरवरी में जाके क्या करवा लिया, डी रजिस्टर, और इस दिन मैं क्या था, हाथ खड़ा करके बताएं जी। अब उन्होंने पहले हाथ खड़ा कर दिया। इनपुट टैक्स ऑलरेडी यहां आप रिकॉर्ड कर चुके होंगे। स्टॉक क्या होता है आपको पता है, स्टॉक होता है यहां परचेज हुआ था, यहां सेल होगा। अभी दुकान पे जाके देखे ना, जो बोतलें पड़ी हुई हैं वो परचेज हो चुकी हुई हैं, उन्होंने अब क्या होने। इस सिनेरियो में लॉ मेकर को आप पे इस बात पे गुस्सा आया, उसने कहा डी रजिस्टर कराओ अपने आप को, मैं मना नहीं करता, लेकिन ये जो तुम्हारा स्टॉक पड़ा हुआ है इस पे तुमने परचेज इनटू 18% करके न्यूमेरिकल में माइनस कर लिया हुआ है। आपको बताया था ना, सारे स्टॉक पे ही परचेज पे लगाते हैं 18%, इस पे तुमने परचेज इनटू 18% करके माइनस कर लिया हुआ है। और इस पर जब तुमने सेल करना है तो तुमने कहना है आई एम नॉट रजिस्टर्ड, मेरी छोटी सी इंडस्ट्री है, मैंने भी तुम्हें रिलैक्स किया हुआ है। कल एक लाइन पड़ी थी, कॉटेज इंडस्ट्री की सेल एग्जेम्प्ट है, इसलिए अपने आप को आपने क्या करा लिया, डी। यहां मैं बड़ा मैन्युफैक्चरर था, यहां मैं क्या बन गया। आप बताएं मसला क्या होगा। इनको परचेज में डाल दिया हुआ, लेकिन
सेल में नहीं डालेंगे आप, तो गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। इनपुट माइनस करने दिया गवर्नमेंट ने, साड़ी वाली रजिस्टर, तो अपनी वाली जब हमें टैक्स देना था तो मैं क्या करवा रहा हूं, डी रजिस्टर। तो गवर्नमेंट कहती है डी रजिस्टर आप करवाओ, एज्यूम कर लो आप डी रजिस्टर करवाओ, लेकिन एज्यूम कर लो ये सारा स्टॉक आज बिक गया है। आपने कहा पड़ा हुआ है, अच्छा लो पड़ा हुआ है, एज्यूम करो सारा स्टॉक, या अब इससे नुकसान दुकानदार को ये होगा कि अब ये बेचेगा तो अगले साल चीज 100 रुपए की, लेकिन 18 रुपए अपनी जेब से कस्टमर पे नहीं डाल सकता, 18 रुपए अपनी जेब से हुकूमत को जमा करवाने पड़ेंगे। ये दुकानदार बेचारे को नुकसान होगा। इसका हल भी लोग बताते हैं, इसका हल लोग कहते हैं फरवरी में डी रजिस्टर ना कराओ अपने आप को, थोड़ा वेट कर लो, मार्च में डी रजिस्टर करवा लेना। अभी ऐसा करो चीजें उनको 118 की बेचो। कॉटेज इंडस्ट्री हो फिर भी खैर है, आज एक बड़ी बात सुन लें, कॉटेज इंडस्ट्री अगर अपने आप को रजिस्टर करवा लें तो मना नहीं है, मना नहीं है, तो करवानी तो करवाएं, वैसे इजाजत है कि ना करवाएं तो कोई मसला। इसका हल भी है, लेकिन हल तो हमें नहीं चाहिए, हमने तो बस सजा देनी है। जो बंदा पहले क्या हो अब अपने आप को क्या करा ले, तो बेहतर क्या है कि आप हुकूमत की एक बात माने, एज्यूम करें ये सारा स्टॉक इसका बिक गया है। वेल डन, वेल डन, वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट यू, आई हियर बाय अवॉर्ड यू अ प्राइज, वेल डन, शुक्रिया। बाकी बच्चों ने कहना था ना ये क्या हो गया। अच्छा चलें, इनको पता चल गया था हम ये प्रोविजन कहां से पढ़े हैं। ये प्रोविजन हमने छोड़ी भी थी पेज नंबर 505 पे। आपको कैसे पता था माय डियर, मैंने तो पढ़ाई नहीं थी। नहीं छोड़ी तो हुई थी, छोड़ी तो और भी कुछ चीजें हुई थी, ये वाली आपको कैसे याद आई? इसका मतलब है छोड़ी हुई चीजें आप घर में पढ़ते हो। सोशल स्टडीज की टीचर बच्चों ने कहती होती थी अगला वाला पढ़ के आना है, ऐसी भी पूरी उम्र नहीं पढ़े। अच्छा चलें जी, एक डायग्राम सी बनाते हैं। एक डायग्राम सी बनाते हैं। जनवरी में क्या था, रजिस्टर, और यकम फरवरी को अपने आप को क्या करवा लिया, डी रजिस्टर। मेरे पास यहां कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, 50 यूनिट्स। किस में, स्टॉक में, स्टॉक में 50 यूनिट। ये बंदा जनवरी में क्या है, किसने सोचा मैं यकम फरवरी से अपने आप को, वजह मैंने बता दी है, कॉटेज इंडस्ट्री बन गया होगा, कुछ हो गया होगा। 50 यूनिट को इसने परचेज में जनवरी में डाल दिया था, एग्री करते हैं? इसका मतलब है इनका इनपुट माइनस कर, इनपुट का लफ्ज़ पहले पड़ेगा घर में, माइनस का बाद में, इनका इनपुट माइनस कर, यानी जनवरी में फायदा ले चुके। ये क्यों लिखा मैंने, माइनस हो गया ना, माइनस तो फायदा होता है। अब इन 50 यूनिट को फरवरी में जब सेल करेगा, बताएं जरा होगा क्या, तो आउटपुट रिकॉर्ड क्यों नहीं करेगा, इससे हुकूमत को नुकसान बोला करें यार, नुकसान बोला तो मास्टर से अलग चलें, इससे हुकूमत को क्या होगा, नुकसान होगा। इस नुकसान को कवर करने के लिए, किसको कवर करने के लिए, इस नुकसान को कवर करने के लिए हुकूमत ना बोला करें, हुकूमत कह रही है कि मैं बताऊंगा, मेरी क्लास आप लोगों की क्लास हो तो आप मत बना दीजिएगा खाली। तो इस नुकसान को कवर करने के लिए हुकूमत कह रही है कि 31 जनवरी को आपके पास 50 यूनिट का, दिलों को थाम लें, बॉल पॉइंट छोड़ दें, दिलों को थाम, 50 यूनिट्स का आपके पास पड़े होना, 50 यूनिट का आपके पास पड़े होना, क्या एज्यूम किया जाएगा, सेल एज्यूम किया जाएगा। किसकी डेफिनेशन है, सप्लाई, पोजेशन इज सप्लाई।
यानी पढ़े होना इस सप्लाई, ये कौन सी पोजेशन है, हालांकि पड़ी हुई है, बिकी तो है नहीं, पड़ी हुई है। पोजेशन ऑफ हेल्ड इमीडिएटली बिफोर, ये ब्रैकेट वाला काटें, ये लॉ का हिस्सा नहीं है, नीचे से डब्बे में समझा दिया। पोजेशन इज एज्यूम्ड एज सेल, ब्रैकेट में मैंने लिखा पोजेशन इज एज्यूम्ड एज सेल। तो लाइन तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन ऑब्वियसली वजाहत तलब थी। ऊपर डायग्राम बना लें, समझ आ गया कोई थोड़ा थोड़ा? क्यों सेल में डालें? टाइम देख रहे हैं, क्योंकि इसको किस में डाल चुके हैं, परचेज में डाल चुके हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, क्योंकि आज हमारी दूसरी क्लास में न्यूमेरिकल्स होने हैं, 1:55 से इंशाल्लाह जल्दी फारिग कर देंगे। तो आज ज़रा पढ़ा क्या है, थोड़ा सा याद ज़रा 15-20 मिनट में कर लीजिएगा आज वाला। ये 1 मिनट, ये ड्राइंग ऑफ सैंपल्स में ये 3 बातें याद रहेंगी। ड्राइंग ऑफ सैंपल्स में ये 3 बातें याद रहेंगी, और सैंपल एक अपने पास रखना है, उसको देना है। रिटर्न में 3 बातें बतानी है, उसके बाद एक फ्रॉड वाली बात है, एक 20 और 160 दिनों वाली बात है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको वैसे ही याद हो गया है, 0 पेनल्टी, 25 से पेनल्टी, और ओहो ये तो रेपिटेटिव चीजें हैं सारी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। एक्सटेंशन पहले पड़ी हुई है। स्पेशल रिटर्न थोड़ा याद करना पड़ेगा, आगे भी आसान है, कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कीजिएगा 15-20 मिनट लगा के ना, आधा घंटा लगा के याद हो जाए चीजें। अच्छा, वो हमारा सवाल था भाई, नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करना, उसको देख लें। अब जिंदगी ने आज मौका दे ही दिया है, तो क्वेश्चन मार्क कहीं लगाया था, पता नहीं। हाँ माय डियर, निकालें सितंबर 2024 के अटेम्प्ट आपकी किताबों में आखिर में, सितंबर 2024 के अटेम्प्ट, क्वेश्चन 3 का 5। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, पहले तो मुझे ये बताएं पब्लिक कंपनी क्या होती है। अच्छा, वो आईकेप को हमने ईमेल कर दी थी, एक दफ़ा एक बच्चे ने सवाल पूछा था, उसका आईकेप ने जवाब भी दे दिया हुआ है। सवाल ये पूछा था कि सवाल की पेपर के अंदर आया है शान लिमिटेड, तो अब इससे पता नहीं चल रहा ये कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है, इस तरह तो पता नहीं चल रहा। तो मैंने कहा था इससे 4 सवाल पूछें, 4 सवाल पूछें। पहला सवाल इससे ये पूछें कि भाई क्या तुम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो? नहीं। लिमिटेड लिस्टेड तो नहीं होती, खुदा के लिए। लिमिटेड का लफ्ज़ तो प्राइवेट के साथ भी यूज होता है। लिमिटेड का कॉन्सेप्ट कंपनी लॉ के टीचर से पढ़िएगा। लिमिटेड का मतलब ये होता है, अब मैं ये टैक्स की बात नहीं कर रहा, लिमिटेड का मतलब ये होता है अगर कभी कंपनी का दिवालिया हो गया तो शेयर होल्डर्स के घर के एसेट नहीं बेचे जाएंगे, शेयर होल्डर्स के सिर्फ बिजनेस के एसेट्स बेचे जाएंगे। ये लिमिटेड लफ्ज होता है। लिमिटेड का मतलब ये होता है, लिमिटेड का मतलब ये नहीं होता लिस्टेड, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट कंपनीज भी लिमिटेड होती हैं और पब्लिक कंपनीज भी लिमिटेड होती हैं। तो मेरा सवाल ये है, पेपर में लफ्ज आ जाए शान लिमिटेड कंपनी का नाम, तो पहला सवाल आपने इससे पूछना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, नहीं लिखा हुआ कहीं। अगला सवाल आपने इससे पूछना फेडरल गवर्नमेंट ने इसके शेयर खरीदे हुए, नहीं लिखा हुआ कहीं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए, नहीं लिखा हुआ। फॉरेन गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए। अगर ये कंपनी इन चारों कैटेगरीज में, एक और भी थी वो किसी और कंपनी ने, फॉरेन कंपनी ने, वो लंबी बात थी, अगर ये चारों में कैटेगरी में फॉल नहीं करती तो कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राइवेट कंपनी, और आईकैप ने भी माना है। बट आईकैप ने एक छोटा सा जवाब में ये कह दिया कि दूसरी तरफ अजम्पशन भी ले सकते हो कि ये लिस्टेड है, लेकिन अजम्पशंस वाली साइडें बच्चों को नहीं बताई जाती हैं, वो रिस्की हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आईकैप का जो रिप्लाई है वो तो आपको नहीं बता रहा, तो आप लोग इसको प्राइवेट ही लीजिएगा, क्योंकि इस पर चारों टेस्ट लगा के हम किस नतीजे पे पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कंपनी क्या है, प्राइवेट। अच्छा, ये तो एक अलग बहस थी जो आपसे मैंने कर दी। मेरा सवाल अभी ये था
कि एक गार्लिक कंपनी है जिसके बारे में सवाल ने लिखा हुआ है कि ये अनलिस्टेड तो है लेकिन 52% शेयर्स टर्किश गवर्नमेंट ने इसके लिए में, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस गार्लिक के ऊपर क्या लिखा था, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब है इसका बेचना कहां फॉल करेगा, सेक्शन 37A में फॉल करेगा। और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कैपिटल गेन की हेडिंग देंगे सेपरेट। सेक्शन 37 में आप माइनस करते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस और सेक्शन 37A में माइनस करते हैं नोशनल एक्सपेंसेस। लेकिन मैंने इस सवाल में एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस किए थे, हालांकि मुझे इन दोनों को जमा करके यहां लिखना चाहिए था और नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करने चाहिए थे। यहां लिखे एक्चुअल का लफ्ज, क्योंकि ये नोट किया हुआ है आप लोगों ने, इधर मैंने करवाया हुआ है, अगर नहीं किया होता मेरा कोई कसूर नहीं। यहां मैं एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस कर रहा हूं। आज इसकी मैंने आपको वजह बतानी है, आज इसकी वजह बतानी है। अच्छा, वजह सुन लें। क्वेश्चन नंबर कौन से, जो लोग तस्वीर ले रहे हैं, सितंबर 2024। जिन्होंने नोट नहीं किया हुआ, शहजादे हमारी क्लास में देखें, हर क्लास में शहजादे होते हैं, घर में भी एक शहजादा होता है। अच्छा भाई, नोशनल एक्सपेंसेस वाली जब हम लाइन पढ़ते हैं ना, तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई है, कुछ लोगों ने पढ़ भी ली होगी, पेज 238 पर जाके ये मैं डिस्कशन कर रहा हूं, पेज 238 पे। इन केस ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग एनी सिक्योरिटी, आ नोशनल खर्चा जस्ट लाइक रिपेयर अलाउंस, आ नोशनल खर्चा वो 1/5 है तो ये 0.5% है, वो ग्रॉस रिसीट के तो ये सेल परचेज को जमा करके है। आ नोशनल एक्सपेंस इक्वल टू 0.5%। इसका मतलब है कि अब आपको एक्चुअल कमीशन माइनस करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह क्या माइनस करने की जरूरत है, नोशनल एक्सपेंस। सो 0.5% ऑफ सेल प्राइस एंड 0.5% ऑफ परचेज प्राइस विल बी अप्लाइड इंस्टेड ऑफ एक्चुअल ब्रोकरेज। इग्नोर करो, एक्चुअल कमीशन इग्नोर करो, एक्चुअल लेवी इग्नोर करो, अदर रिलेटेड इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर जो भी जरूरी खर्चे हैं सब इग्नोर करो, कमीशन ब्रोकरेज जो मर्जी खर्चे हैं सब इग्नोर करो। उसकी जगह हमारी तरफ से माइनस करा लो 0.5% ऑफ सेल प्राइस एंड पर। ये अगली बात छोड़ें। नो, व्हाट इज मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन? A market based transaction refer to a transaction which is conducted at stock exchange in Pakistan. NCCPL भी स्टॉक एक्सचेंज की तरह का इदारा है, या NCCPL भाई अब ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ये क्या है, इस वजह से मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं है ये। इस वजह से अगर ये होती ना लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, ये सिक्योर, ये पब्लिक कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी ये पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी इस पॉइंट की वजह से है। पब्लिक इस वजह से ये सेक्शन 37A में जाएगी और इस पे नॉर्मल रिजीम नहीं लगेगी, सेपरेट ब्लॉक लगेगा। लेकिन ये पब्लिक कंपनीज कौन सी हैं जो के मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन करती हैं, वो ये वाली पब्लिक कंपनीज, मार्केट में इनके शेयर बिकते हैं। इन कंपनीज के मार्केट में शेयर नहीं बिक रहे होते, इन शेयर्स की मार्केट में वैल्यूज नहीं लग रही होती। क्यों नहीं लग रही होती? क्योंकि इनके शेयर होल्डर गिने चुने हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास शेयर है 70%। अब मार्केट के अंदर कहां ये चीजें बिक रही होंगी? मार्केट के अंदर तो वो शेयर्स बिकते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ये सारी याद रखिएगा, अनलिस्टेड होते हैं।
अनलिस्टेड मार्केट में डील, बल्कि लोग एक दूसरे को घरों में बैठ के बेच रहे होते हैं। तो लिखें एक्चुअल एक्सपेंसेस के नीचे नॉट डील, नॉट आ मार्केट बेस्ड। मार्केट बेस्ड का क्या मतलब है? मार्केट बेस्ड का क्या मतलब है? स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं हुई, इस वजह से। अब टाइम ज्यादा हो गया तो कल रिवाइज करा दूंगा ये बात। फिलहाल तस्वीर ले सकते हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चन का नंबर लिख दिया हुआ नीचे। तैयार हो क्या आइएगा 1:50 पे, नए कपड़े पहन के आने हैं। ये वाले नहीं चलेंगे, पिछली क्लास वाले पुराने हो गए हैं। मेरी मर्जी।